हाँ, एक बार फिर शुरू करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, 12th क्लास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारे जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है, सेक्शन ए है। एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है। पहले बता चुके हैं कि 100 मार्क्स होंगे आपके, उसमें किसी 50 का आंसर देना है, किसी 50 का आंसर देना है आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। तो हमने शुरू में बताया था, तरीका बताया था कैसे करोगे आप। पहले तो आप खूब इत्मीनान से जो 100 ऑब्जेक्टिव हैं आराम से उसको पढ़ो, समझने की कोशिश करो, और जो एकदम परफेक्ट आपको आता है, जिस पर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये बिल्कुल पक्का सही है, उसको हल्का सा निशान मारो कि ये मेरे को आता है। इस तरह आपका सिलेक्शन जो है 50-60 कर लो, और तब फटाफट जो आपको पेपर मिलेगा उसमें जो रंगना है गोलाकार में जो भरना, फिर आप देख करके भरा करो। ठीक है, तो आज का पेपर हम फिर शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमारे पिछले वीडियो में था 30 क्वेश्चन हमने, और नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की फिर बात कर रहे हैं। तो आज का पहला है 31। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 31 क्या कह रहा है। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है। गैर व्यापारिक शॉर्ट में समझना कि एनपीओ की बात हो रही है, और मानदेय तरह का खर्चा हमारा है। फॉर ए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनरेरियम इज, ये कहे चाहे एन कहे, इनकम, ये इनकम नहीं है। एसेट, एसेट भी नहीं है। एक्सपेंस, ये बिल्कुल आंसर के आसपास में है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह जो हमारा है सी, इसका ऑप्शन सही है, क्योंकि ये एक्सपेंस है। ऑनरेरियम हमें बार बार देना पड़ता है, एक्सपेंस है, और इसका कनेक्शन कहाँ से ऐड होता है, सेक्शन इसका जो है सी में आता है। ऑब्जेक्टिव 31 का आंसर हो जाएगा सी, एक्सपेंस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। यदि स्पष्टतया कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, कोई इंडिकेशन नहीं है, तो जो एंट्रेंस फ़ी है, स्पेशली ये बात एनपीओ के बारे में कही गई है। अगर हमारा एनपीओ है और उसमें एंट्रेंस फ़ी की बात है, क्वेश्चन में कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई निर्देश नहीं है, तो सामान्य तौर पर हम लोग इसको क्या समझते हैं। तो ऑप्शन लिखा है ये पूंजीगत प्राप्ति, नहीं, गलत है। आयगत इनकम या आयगत आय कह रहा है, या रेवेन्यू इनकम, ये सही के आसपास है। बी में सी में कह रहा है लिएबिलिटी, ये बिल्कुल गलत है। डी में कह रहा है इसमें से कुछ भी नहीं। तो जब तक एंट्रेंस फ़ी हमको मिलता है एमपीए में और क्वेश्चन में कुछ इंडिकेशन नहीं है, तब तक हम लोग इसको रेवेन्यू इनकम मानते हैं, या सीधे कह दो इनकम। तो ऑप्शन में रेवेन्यू इनकम दिया, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। In the absence of partnership deed, the partner shall be allowed interest on the amount advanced to the firm. अगर साझेदारी समझौता हमारे बीच नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, और किसी पार्टनर ने फर्म को एडवांस दिया है, यानी कि लोन दे रखा है। ध्यान रखना, कैपिटल में और लोन में फ़र्क है। यानी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और उस पर ब्याज के बारे में कुछ भी बात नहीं लिखी गई है समझौते में, तो कितना ब्याज होगा, सीधा सीधा याद रखना 6% होता है। ये याद करने की चीज़ है। ये पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविज़न है उसमें दिए गए हैं। अब मिलाते हैं, मैचिंग कौन सा करता है। तो ए नहीं मिलेगा, 5% है। बी मिल रहा है 6% है, और सी भी नहीं मिला 9%, डी है 8%। ये सारे बेकार है, सिर्फ हमारा बी सही है आंसर इसका, 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है। हम सब जानते हैं साझेदारी की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, और इसमें सवाल पूछ दिया कि वो विशेषता नहीं है। तो पहला दिया ऑप्शन इसका एग्रीमेंट, बिल्कुल ये विशेषता है। बी शेयरिंग प्रॉफिट, ये भी विशेषता है। लिमिटेड लिएबिलिटी, ये विशेषता से मैच नहीं खाता, और यही पूछा कि कौन विशेषता नहीं है, फीचर नहीं है। तो एक ये है सी। डी में कहता है दो या दो से अधिक व्यक्ति, बिल्कुल ये भी विशेषता है। तो 3 गलत है, इसमें एक सही है सी, इसलिए हमारा इसका आंसर होगा सी, क्योंकि
पार्टनर का अनलिमिटेड लिएबिलिटी है और इसमें लिख दिया है लिमिटेड लिएबिलिटी, ये विशेषता नहीं है और हमारा सवाल भी यही है। 35 क्वेश्चन, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। सीधा याद रखना, अगर समझौता नहीं है तो किसी भी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा और ये कह रहा है कि दिया जाएगा। जब नहीं दिया जाएगा तो कोई सवाल नहीं मतलब होता है। अगर पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट या ड्राइंग पर इंटरेस्ट की बात होगी या सैलरी की बात होगी तो याद रखो उसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा। अगर नहीं है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो ये बिल्कुल लागू नहीं होगा। लेकिन देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखे। 8% वार्षिक बिल्कुल गलत, वो लगेगा ही नहीं। 6% ये भी नहीं लगेगा, 9 ये भी नहीं लगेगा, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई लागू नहीं होगा। तो आंसर इसका हो गया डी, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, सीधी सीधी से बात, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36, चल या परिवर्तनशील विधि से साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ऑन फ्लक्चुएटिंग मेथड इज़ टू बी क्रेडिटेड। बहुत सिंपल सी बात है, जो पूंजी पर ब्याज उनका बनता है वो क्रेडिट किया जाता है, सीधी सीधी बात है, उनके कैपिटल अकाउंट में। तो कहीं देखते हैं कैपिटल है, ए में है और प्रॉफिट लॉस गलत है, इंटरेस्ट अकाउंट ये भी गलत है। सी इसका सही आंसर है कि पार्टनर को जो कैपिटल पर इंटरेस्ट होगा वो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और सवाल भी हमारा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, जब ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है तो कौन सी प्रविष्टि करनी पड़ती है? When debentures are issued as collateral security, which entry has to be passed? जैसा कि पहले हमने टिप्स में चर्चा कर दिया है कि अगर किसी डिवेंचर को एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया जाएगा तो या तो उसकी एंट्री बनेगी नहीं, एक पॉइंट तो ये है, या अगर एंट्री बनेगी तो उसकी एंट्री बनती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ये बनती है अगर बनेगी तो, नहीं तो नहीं बनेगी। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है इसमें। हमने 2 कनेक्टिविटी बताई थी, या तो एंट्री नहीं बनेगी या बनेगी तो एंट्री जो मैंने कहा, तो पहले ए में लिखा है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट, ये बहुत ही सही के आसपास है, कोई प्रविष्टि नहीं जारी भाई थी, ये भी सही है, ए और बी दोनों सही है। और सी में ऑप्शन लिखा है ए अथवा बी, तो दोनों को मिलाकर एक आंसर सही है इसका सी, तो सी इसका उत्तर है, क्योंकि चाहे ए बनाइए चाहे बी बनाइए, और इसका आंसर दिया है सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, वित्तीय विवरणों के विश्लेषणों में शामिल होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसका एनालिसिस करते हैं तो क्या क्या उसमें आता है? वित्तीय विवरणों के, जैसे वित्तीय विवरण कहा जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है, पहले मैंने बता दिया है कि उसमें ट्रेडिंग भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है, बैलेंस शीट भी आता है, ये हमारे वित्तीय विवरण हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो जब एनालिसिस किया जाएगा तो इन्हीं का एनालिसिस होगा। तो इनका एनालिसिस देखें क्या है, पहला ए, ये भी सही है, बी ये भी सही है, सी ये भी सही है, डी में लिखा है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, बिल्कुल सही है, डी हमारा आंसर सही है, क्योंकि जितने एबव कहे गए हैं सब का सब वित्तीय विवरण है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इन्हीं का एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा अलाभकारी संस्था हुआ? ये तो सबको पता है, कौन सा अलाभकारी, एनपीओ कौन सा है? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, आप सब जानते हैं जिसमें माल खरीदना बेचना नहीं हो। तो पहला देखते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ये झारखंड बोर्ड को हम लोग कहते हैं, झारखंड जो 10वीं 12वीं का जो बोर्ड है ये तो एजुकेशनल है, एजुकेशन के बारे में है, तो ये लग रहा है काफ़ी हद तक सही है। बी भी देख लेते हैं, टाटा स्टील ये तो नहीं है जी, एयर इंडिया ये भी नहीं है जी, जेट एयरवेज ये भी नहीं है जी, इसलिए हमारा क्या है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ये एनपीओ है, इनका मकसद लाभ कमाना नहीं है, इसलिए ये एनपीओ है, अलाभकारी संस्था है। नेक्स्ट 40,
स्वामित्व अनुपात की गणना निम्न सूत्रों द्वारा की, सूत्र मतलब फॉर्मूला, प्रोप्राइटी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अब ये फार्मूला रटने की बात है। जब हम प्रोप्राइटी रेशियो की बात करते हैं तो अकाउंटिंग रेशियो में दिमाग चला जाता है, और वहाँ जितने हमको रेशियो निकालना है सबका अपना अपना फार्मूला है, तो कुछ तो फार्मूला रटना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका सीधे फार्मूला, अगर आपको याद होगा तो मैं बता दूं। शेयर होल्डर प्रोप्राइटर हैं उसके, तो शेयर होल्डर्स फंड ऊपर रखते हैं, यानी शेयर होल्डर्स फंड बट्टा टोटल एसेट्स, ये फार्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो का। जो प्रोप्राइटर्स फंड है उसका क्या संबंध है, कितना रेशियो है टोटल एसेट के साथ, तो फार्मूला आएगा अंशधारियों का कोष बट्टा कुल संपत्ति। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा सी। तो फार्मूला आपको रटना पड़ेगा इस चीज़ को, शेयर होल्डर्स फंड बट्टे टोटल एसेट्स, ये आंसर होगा इसका। 41 हमारा है संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। एसेट्स एंड लिएबिलिटीज आर शोन एट देयर रीवैल्यूड इन। जब संपत्तियों का नया मूल्य हम लगाएंगे, रीवैल्यूशन करेंगे संपत्तियों को, दायित्वों को, तो नेचुरली ये बैलेंस शीट में जाएगा। तो फिर जो ये रीवैल्यूड अमाउंट है एक नए बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि न्यू वैल्यू है तो न्यू बैलेंस शीट चाहिए। इसके लिए देखते हैं कौन सा मैच करता है। नए आर्थिक चिट्ठा में न्यू बैलेंस शीट, तो पहला ही सही दिखाई पड़ रहा। ज़रा बी में देख लें, पुनः नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। और सभी सरदारों के पूंजी खाते में ये भी नहीं जाएगा, वसूली खाते में ये भी नहीं जाएगा। कई यहाँ कन्फ्यूज़न पैदा होता है। पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट या लायबिलिटी का वो न्यू वैल्यू नहीं जाता, बल्कि मूल्यांकन करने पर कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है वो जाता है। लेकिन बैलेंस शीट में वो एसेट और लायबिलिटी हम लोग ले जाते हैं उस न्यू वैल्यू पर। जो रीवैल्यू किया है वो नए वैल्यू के साथ हम लोग एक नया बैलेंस तैयार करते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन में बिल्कुल नहीं जाएगा, तो यही नए बैलेंस शीट में हमारा ये जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42। एक कंपनी की विशेषताएं हैं, जैसा कि कंपनी के बारे में हम लोग जानते हैं उसके फीचर्स क्या क्या हैं, तो बहुत सारे उसके फीचर्स हैं। तो फीचर के बारे में जो पहला इसमें दिखाई पड़ रहा, सेपरेट लीगल एंटिटी, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि हर कंपनी का अपना एक लीगल एंटिटी सेपरेट होता है, इसके मेंबर से अलग, इसके मैनेजमेंट से अलग। ये खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इस पर मुकदमा हो सकता है, ये कंपनी दूसरों पर मुकदमा कर सकती है। कानून इसको अलग एक मान्यता देता है, कानूनी अलग एक लीगल बॉडी बन जाती है। ये भी है एक सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, अस्थाई जीवन, कोई आए कोई जाए कंपनी चलती रहेगी, तो ये भी एक इसका है विशेषता है, फीचर है। लिमिटेड लायबिलिटी सी में, ये भी एक फीचर है इसका, क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं इनके लायबिलिटी उनके द्वारा लिए गए शेयर्स तक लिमिटेड होते हैं, तो ये लिमिटेड लायबिलिटी इसमें होते हैं। तो 3 फीचर दिखाए गए। डी में देखते हैं उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल ये सही है, यानी इसका आंसर है डी। सबके सब फीचर इसके दिए गए हैं। नेक्स्ट 43। कंपनी नियम 2014 के अनुसार कंपनी को ऋण पत्र निर्गमन की राशि के कम से कम कितने प्रतिशत के बराबर राशि ऋण पत्र शोधन संचय खाते में हस्तांतरित करनी होती है। थोड़ा सा लंबा चौड़ा ये सब सेंटेंस आएगा। एज पर कंपनीज रूल 2014, कंपनी शुड ट्रांसफर्ड टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, बिल्कुल सीधे 25% अभी कर दिया है कम से कम। एज पर गाइडलाइंस ऑफ सेबी भी है कि जो कंपनी अपने डिवेंचर को इशू करती है तो जितना उसका वैल्यू होता है डिवेंचर का, उसके वैल्यू का कम से कम 25% DRR डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। कम से कम ये फिगर है, कम से कम ये फिगर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कितना था ये 40। देखते हैं कौन सा इसका आंसर है। बी इसका आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा। बाकी ये 50%, 15%, 100% ये नहीं है, तो कम से कम ये हो गया। सेबी गाइडलाइंस भी है या कंपनी रूल्स अपना 2014 के हिसाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन 44।
कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। जो एनुअल रिपोर्ट है कंपनी का वो जारी किया जाएगा किसको? डायरेक्टर्स को नहीं, बल्कि डायरेक्टर्स जारी करती है रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो हैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं, फैले होते हैं चारों तरफ, तो उनको रिपोर्ट चाहिए कंपनी में क्या हुआ क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। संचालकों के लिए नहीं, ये तो वहीं पर होते हैं। अंकेक्षकों के लिए नहीं, शेयरधारकों अंशधारकों के लिए यानी शेयर होल्डर्स को जारी किया जाता है। इसके पीछे लॉजिक भी है, चूँकि शेयर होल्डर्स कंपनी में अवेलेबल नहीं होते, वो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, उनको नहीं पता कंपनी के क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ क्या हो रही है। इसलिए जो एनुअल रिपोर्ट बनता है वो एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को जारी किए जाते हैं। तो आंसर हो गया 44 का सी। क्वेश्चन नंबर 45, पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगुने पर ख्याति का मूल्यांकन क्या होगा? या 3 वर्षों के लाभ ऐसे ऐसे दिए। हम सब जानते हैं इन द केस ऑफ वेरिएशन ऑफ गुडविल, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब है जितने वर्षों का प्रॉफिट दिया है उनको आपस में जोड़िए और जितने वर्ष उनके नंबर है इस अमाउंट के टोटल में उनके नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, द नंबर ऑफ ईयर्स ऐसे बन जाएंगे। तो इसमें है, अब जोड़ेंगे आप 5 4 9 15,000, तो ये हो जाएंगे टोटल अमाउंट हो गए, और उसमें डिवाइड करेंगे 3 ईयर्स हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 5,000 आ जाएगा। और इस एवरेज प्रॉफिट को हम लोग क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना गुना करना है, तो क्वेश्चन में लिखा है 2 गुने, तो अब 2 से गुना कर दीजिए इसको, यानी एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 5,000, उसको दुगुना कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 10,000 आना चाहिए। द वैल्यू ऑफ गुडविल शुड बी ₹10,000। अब देखते हैं कहाँ मैच करता है 10,000। और ये मैच कर रहा, हमारी आंसर है बी, ये बी से मैच कर रहा। ये वैल्यू ऑफ गुडविल हमारा, तो थोड़ा सा तो रफ करना पड़ेगा आपको ताकि फिगर निकले। बस थ्योरी क्या है, कंसेप्ट वो देखना पड़ेगा। जितने साल के प्रॉफिट दें उन सबको आपस में जोड़ लेंगे, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, और कितने वर्ष वाला है नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार कितने गुना करना है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल संपत्तियों में शामिल होता है लिक्विड एसेट्स इंक्लूड, पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जितने करंट एसेट्स हैं उनमें से सिर्फ 2 आइटम को माइनस कर दो। टोटल करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, दिखला देते हैं हम एरो से यहाँ पर हेल्प करके कि लिक्विड एसेट इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और इस तरह जो रिजल्टेंट फिगर आएगा वही हमारा लिक्विड एसेट कहलाएगा। यानी टोटल करंट एसेट में से 2 आइटम को हटा दो, जो बचेगा हमारा वही क्या कहलाएगा, लिक्विड एसेट है। यानी करंट लिक्विड एसेट क्या है, करंट एसेट का ही हिस्सा है, एक पार्ट है, सिर्फ 2 आइटम अलग कर दिया उसमें से। तो देखते हैं इनका किस तरह के फॉर्मूला है इसमें। टोटल एसेट, इसमें बिल्स रिसेबल, ये भी करंट एसेट है, ये तो आएगा जब करंट है तो ये भी आएगा लिक्विड में। डेटर्स, ये भी आएगा हमारा, करंट है इसलिए लिक्विड में आएगा। कैश बैलेंस, ये भी करंट एसेट है तो लिक्विड में आएगा। ये सब करंट है, लिक्विड में आएगा, सिर्फ 2 आइटम छोड़कर, और आइटम तो है ही नहीं सवाल में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये सब, ये डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल संपत्ति ऋण अनुपात है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो इज। इसमें देखना है कि टोटल संपत्ति का अनुपात
टोटल हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट से क्या है, लॉन्ग टर्म लोन के साथ क्या संबंध है इसका, पूरी संपत्ति। तो इसको एक तरह के ऋण चुकाने की क्षमता को हम लोग मापते हैं, सॉल्वेंसी क्षमता को मेजरमेंट करना है। तो इसमें ए नहीं तरलता वाला बता रही, ये नहीं होगा। बी है शोधन क्षमता, ये है सॉल्वेंसी रेशियो। तो इस प्रकार 47 का जो मैच कर रहा आंसर वह है बी, क्योंकि हमें शोधन क्षमता को मेजर करना होता है। तो हम लोग कुल संपत्ति और डेब्ट रेशियो का निकालते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट है 48, यदि कुल बिक्री टोटल सेल दे रखा है 4,20,000, सेल्स रिटर्न दिया है 20,000 और बेचे गए माल की लागत 3,20,000, तो सकल लाभ अनुपात होगा। इसके थोड़ा सा हम बता दें, पहले तो हम लोग इस दिए गए इन्फॉर्मेशन के आधार पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। हमें ग्रॉस सेल पता है, उसमें से रिटर्न को माइनस कर देंगे तो नेट सेल आ जाएगा, एक फिगर मिल जाएगा हमको फटाफट। और इस नेट फिगर जब मिलेगा, इस नेट सेल्स में से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं। माइनस करो वहाँ पर, फॉर्मूला दिखाते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ये फार्मूला तो याद करना पड़ा तभी बन पाएगा ये। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पुट कर लेंगे। नेट सेल हमारा दिया है 3,20,000 माइनस रिटर्न कर देंगे 20, तो नेट सेल आ गया। यानी कि सीधे हम 3 लाख ले सकते थे, यहाँ पर 3 लाख ले सकते हैं। ये हो गया हमारा नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है 3,20,000। इधर देखा उधर, ये फिगर निकाल लिया। 3,20,000 माइनस करेंगे साइड से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है फिगर 3,20,000, 3,20,000। अब इसको माइनस करने के बाद आ जाएगा 80,000। माइनस करने के बाद आ गया हमारा 80,000। सेल हमारा था 4,20, उसमें से माइनस कर दिया रिटर्न 20, तो बच जाएगा 4 लाख। और उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,20 माइनस कर दिया, आ जाएगा 80,000। ये जो 80,000 आया, ये हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट। 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, ये प्लस में है, प्लस में करो इसको। 80,000 हमारा जीपी आ चुका, लेकिन सवाल जीपी नहीं पूछ रहा, शायद यही देखो सवाल में क्या पूछ रहा है। देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो नीचे हम लिखते हैं, निकल गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसका रेशियो निकालना है। एक फार्मूला फिर आपको याद करना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। इसमें पुट कर देंगे, निकाल चुके हैं हम अपना 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 लाख। और ये काटने के बाद आ जाना चाहिए 20%। आप कैलकुलेट करोगे, देखा आ जाएगा 20%। अगर हमारा कैलकुलेशन सही है तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ। तो कहीं ना कहीं 20% इसमें है, इसका ऑप्शन ए है 20%।
ऑप्शन ए है ये सही है 20%, यानी जीपी रेशियो हमारा आ गया 20%। और ये जब तक फार्मूला नहीं मालूम है ये तुक्केबाजी से काम चलने वाला नहीं है। नेक्स्ट इसका है 49। जब चालू अनुपात, करंट रेशियो बोलते हैं 2:5 और चालू दायित्वों की राशि 25,000 है, थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, तो चालू संपत्तियों की राशि बताइए। हम सब जानते हैं कि चालू अनुपात जो है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में संबंध बतलाता है। तो पहला है करंट एसेट, जो रेशियो दिया है 2 और 5 का, इसका मतलब करंट एसेट 2 है तो इसके 2.5 गुना है करंट लिएबिलिटीज़, 2.5 गुना। अगर करंट 2 है, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा करंट लिएबिलिटीज़। और जब करंट लिएबिलिटी निकालना है तो हम लोग उस 5 में अगर 2.5 से डिवाइड कर दें तो क्या निकल जाएगा हमारा करंट एसेट। तो हमें करंट लिएबिलिटी दिया है 25,000, इस 25,000 में 2.5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10 × 25, यानी कि 10,000 आ जाएगा हमारा क्या करंट एसेट। तो 10,000 करंट एसेट है, तब इस पर बैठता है फिट कौन सा 25,000 का लिएबिलिटी। अब इसको आप इक्वेशन मान कर निकालोगे तो लंबी कहानी हो जाएगी। बस जो रेशियो दिया गया है 2 और 5, वहाँ हमने रिलेशन निकाल दिया कि करंट एसेट 2 है तो करंट लिएबिलिटी 5 है, दोनों में आपस में क्या है तो 2.5 गुना है करंट लिएबिलिटीज़, यानी उससे 2.5 गुना कम है। तो लिएबिलिटी दिया है 25, उसमें 2.5 से डिवाइड कर दिया, आ जाएगा 10,000। तो हमारा करंट एसेट होगा 10,000। आंसर इसका है ए, आंसर इसका ए है 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़? हम सब जानते हैं कि 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं कैश फ्लो के लिए: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सवाल में पूछा है फाइनेंसिंग, तो फाइनेंसिंग के लिए 4 बातें खास तौर पर हम लोग याद रखते हैं: इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स। पेड, रिसीव नहीं, पेड। और 2 इशू करने की बात आएगी। देखती हैं 4 मुख्य बातें हैं, इन चारों में जो है क्रिया हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। तो पहला है कैश सेल्स, नगद बिक्री, ये तो है ही नहीं फाइनेंसिंग। दूसरा है बी मशीन का परचेज, ये बिल्कुल नहीं है, जो मैंने चारों बात कही थी उसमें नहीं आ रहा। अंशों के निर्गमन से प्राप्त है, मैंने कहा था इशू ऑफ शेयर्स, तो ये एक मैच कर रहा है। ऋण पत्रों के क्रय, हमने कहा था ऋण पत्रों के जारी, यानी इशू ऑफ डिवेंचर्स, यहाँ वो नहीं है बल्कि परचेज ऑफ डिवेंचर है, तो ये भी नहीं होगा। तो चारों ऑप्शन में सी हमारा सही है, इशू ऑफ शेयर्स, ये हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है। नेक्स्ट 51, शोधनीय और गैर शोधनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के कम से कम कितने प्रतिशत के बराबर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करना आवश्यक है? At least at what percentage of present nominal value of non-contribution part of debentures to be redeemed, investment in specified securities will have to be made. जो हम डिवेंचर जारी करते हैं उस डिवेंचर के वैल्यू का कितना % हम लोग इन्वेस्ट करें, ये भी गाइडलाइंस है हमारा सेबी का। तो लेटेस्ट बिल्कुल है 15% हम इन्वेस्ट कर, रखने पड़ेगा रेट, ये बदलते रहते हैं रेट, तो ये रेट हमारे हैं 15% का। अगर 15% हम इन्वेस्ट करेंगे, ये हमारे लिए कंपलसरी है। तो आंसर कौन सा होगा? 15 वाला है इसमें बी, और ये हमारा सही है, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटेंट्स को चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? पेटेंट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। पेटेंट्स हम सब जानते हैं कि एक एसेट है, इनविजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, फिक्स एसेट है। और जो बैलेंस शीट कंपनी के बनते हैं वो हेड वाइज है, और उनके जो एसेट में हेड बने हैं तो पहला ही हेड है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में आता है फिक्स एसेट,
और ये हमारा है फिक्स एसेट, तो इस हेडिंग में जाएगा। रिजर्व में जाएगा नहीं, करंट एसेट में जाएगा नहीं, लोन में जाएगा नहीं, तो ए इसका आंसर है 52 का ए। नेक्स्ट है 53, गुडविल है क्या। अब देखते हैं। हम सब जानते हैं गुडविल एसेट है। कौन सा एसेट है, तो फिक्स एसेट है। कौन सा एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है। कौन सा एसेट है, इनविजिबल एसेट्स है। लेकिन है, इतने वर्ड हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्या है, व्यय एक्सपेंस, ये तो है नहीं बिल्कुल। इनकम, ये भी नहीं है। एसेट ये है, अब जैसा नेचर है उसके हिसाब से है एसेट है। इनमें से कोई नहीं, ये गलत है, यानी सीधा हमारा सी इसका आंसर होगा। गुडविल क्या एक एसेट है। नेक्स्ट, लेखांकन मानक 26 संबंधित है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 रिलेट्स टू, किसके संबंध में, किसके संबंध में है। क्वेश्चन फिर निकालना उसको। अकाउंटिंग पॉलिसी तो होगा नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी नहीं आता इसमें से, तो इसका आंसर होगा बी। 54 का आंसर होगा बी। एक बार फिर देख लेते हैं 54 का आंसर, तो क्वेश्चन का फिर दिखाओ मेरे को। अकाउंटिंग 26 रिलेट्स टू, और ये उसमें तो आता नहीं है। वैल्यूएशन में स्टॉक, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, कोई नहीं आ रहा, कोई आ नहीं रहा इसमें। स्टॉक में तो आएगा नहीं, पॉलिसीज़ में आएगा नहीं, कैश फ्लो में तो तीसरा आ जाता है। और मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी। आंसर इसका होगा डी, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी में नहीं आता है, वैल्यूएशन में स्टॉक भी नहीं आता, कैश फ्लो तीसरा है, वो आता नहीं है। तो इस प्रकार मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होगा ये है, इसमें से कोई नहीं आ रहा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 नंबर 55, फिक्टिशियस एसेट इज, जो कृत्रिम संपत्ति है वो कौन है। पहले ही दिखाई पड़ी, ये तो है प्रीलिम्स में, तो ऑलरेडी इसमें आता है। अंडरराइटर्स कमीशन, ये भी आता है फिक्टिशियस में। एक्यूमुलेटेड लॉस, ये भी आता है, कोई डाउट नहीं इसमें। अब डी कहते हैं कि ये सभी, ऑल ऑफ दिस, तो ये आंसर सही है डी। ये जितने गिनती करा सब के सब फिक्टिशियस एसेट है, एक तरह का एक्सपेंडिचर है। कई बार लोग बैलेंस शीट के एसेट में दिखला देते हैं, इनको बेचकर कुछ भी वसूल होने वाला नहीं है। इस प्रकार आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड। रोकड़ समतुल्य का माने क्या है, तो एक तो कैश हम लोग जानते हैं, कैश इन है, वो तो रोकड़ है ही। उस रोकड़ के बराबर इक्विवेलेंट और कौन सा है जिसको माना जाएगा रोकड़, तो कैश एट बैंक वो भी रोकड़ ही है। तो कई लिस्ट हमने बताया था, पिछले हमने टिप्स में बता रखा होगा कि कौन कौन सा आइटम्स है जो कैश के बराबर हैं। सीधे तौर पर कैश दिखता नहीं है, लेकिन है वो कैश के बराबर। तो एक तो कैश हमारे हो गए, लिस्ट हम पहले दे चुके हैं, फिर बोल जाते हैं। और कैश एट बैंक भी हमारे कैश के बराबर हैं। कमर्शियल पेपर भी हमारे कैश के बराबर हैं। ट्रेजरी बिल्स भी हमारे कैश के बराबर है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी कैश के बराबर है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ भी कैश के बराबर हैं। इतना हमने गिनती करा। देखते हैं इसमें कौन है। पहला ट्रेजरी बिल, ये भी कैश के बराबर है। दूसरा कमर्शियल बिल्स, ये भी कैश के इक्विवेलेंट है। कैश एट बैंक ये तो खैर है ही। और डी में ये सभी, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। तो उम्मीद है दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसको बार बार रटो, जो समझना है इसको समझिए। अगर कमेंट करना है हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, क्या दिक्कत है, कोई लॉजिक, कोई क्वेश्चन पूछना, आप पूछो, जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।
क्या आप कॉमर्स कोचिंग ढूंढ रहे हैं? क्लास 11th, क्लास 12, BCom, CMA या नौकरी पाने के लिए कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्फ्यूज्ड है कि उनमें बेस्ट कॉमर्स इंस्टीट्यूट कौन सा है? विजिट IBA कॉमर्स, जहां आप योग्य और अनुभवी शिक्षकों से पढ़ेंगे, चाहे क्लास में हो या ऑनलाइन घर पर। हम हर स्टूडेंट को सारे कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से समझाते हुए पढ़ाते हैं। हमारी सेवाएं क्लास 11th, क्लास 12th के अलावा BCom ऑनर्स, CMA, DCA, ADCA, टैली की तैयारी कराई जाती है। साथ ही अकाउंट्स मैनेजर और स्टोर कीपर की भी ट्रेनिंग कराई जाती है। आज ही जुड़िए हमारे साथ अपने उज्जवल भविष्य के लिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.ibacommerce.com पे विजिट करें।